अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मंसूर अली खान को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उनसे एक बड़ा दिलचस्प सवाल हुआ। मंसूर अली खान साहब ने पूछा फवाद चौधरी से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हैं। बड़े खुशगवार मूड में हंसते हंसते सवाल हुआ, जिसका हंसते हंसते बड़ा संजीदा जवाब दिया फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब ने कहा कि अगर ख़राब ना होते ताल्लुकात तो अभी हम हुकूमत में होते। यही नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक करने की बड़ी कोशिश की लेकिन ठीक हो ना सके। अब ये जो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं, इससे मुतल्लिक इमरान खान बड़े दावे करते रहे हैं कि वो और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, एक साथ हैं, दोनों की अप्रोच एक है। न सिर्फ ये, बल्कि नदीम मलिक साहब के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि उनको इस्टेब्लिशमेंट से कभी मसला ही नहीं हुआ और जिन लोगों को, यानी तब की अपोजिशन, नवाज शरीफ का खासकर नाम लेते हुए इमरान खान ने कहा कि इन लोगों को मसले इसलिए होते हैं कि ये लोग अपनी चोरी का पैसा छुपाने के लिए आते हैं और जब इदारों को पता चल जाता है इसकी तफसीलात, तो ये लोग कोशिश करते हैं कि इदारों को काबू कर सकें, उनको दबाव में ला सकें। इस वजह से ज़रा कशीदगी पैदा हो जाती है। क्या कहा इमरान खान ने एग्जैक्टली, ज़रा मुलाहिजा भी कीजिए। इनको प्रॉब्लम आता क्यों है? सवाल तो ये पूछे, मुझे क्यों नहीं प्रॉब्लम हुआ, इनको क्यों प्रॉब्लम है? मसला नदीम एक ही है, ये आते हैं चोरी करने के लिए। हमारी जो सबसे बड़ी अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ये जो एजेंसीज हैं, ISI और MI, ख़ास तौर पे ISI, ये वर्ल्ड क्लास एजेंसीज हैं। इनको पता चल जाता है इनकी चोरियों का। अब ये बाकी सारे जो सिविलियन इदारे कंट्रोल कर लेते हैं, नवाज शरीफ जुडिशरी को भी कंट्रोल कर लेता है। इनका प्रॉब्लम ये था कि फौज कंट्रोल में नहीं थी, बाकी जुडिशरी भी कंट्रोल में थी, नैब भी कंट्रोल में थी, बाकी सारे इदारे इनके कंट्रोल में थे। अब ये इनकी सबसे जो लड़ाई होती क्यों थी, ये उसको कंट्रोल करना चाहते थे। जब इनके कंट्रोल में नहीं होती थी, इनको ये जमहूरी बन जाते थे। अब इनका प्रॉब्लम, अब देख लें, ये सारा वक्त फौज को बुरा भला कहते। तो आपने मुलाहिजा किया, इमरान खान खुद ये कहते हैं कि जो साबका हुकूमतें रही हैं, ख़ासकर नवाज शरीफ का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि वो तो अदलिया को भी कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन जब इदारे इनके कंट्रोल में नहीं आते थे तो फिर उनसे ताल्लुकात ख़राब हो जाते थे, कशीदा हो जाते थे। यही नहीं, बल्कि जो आर्मी चीफ्स गुजरे हैं पाकिस्तान की तारीख में, ख़ासकर ज़िया और मुशर्रफ, उनसे मवाजना करते हुए मौजूदा आर्मी चीफ का ये भी कहा इमरान खान ने कि वो तो बड़े जमहूरियत पसंद हैं और जमहूरी हुकूमत के साथ खड़े हैं। ये भी मुलाहिजा कीजिए। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल ज़िया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, एक पेज के ऊपर खड़े। ये आपने इमरान खान के माजी के बयानात मुलाहिजा किए, तो फिर ये फवाद चौधरी का इंकशाफ कि ताल्लुकात अच्छे नहीं, और ये भी उन्होंने कहा कि हादसा एकदम नहीं होता, यानी काफ़ी देर से चलता आ रहा था। तो ऐसा हुआ क्या, वजह बनी क्या कि इन ताल्लुकात में ख़राबी आई? यही अपने एनालिस्ट से आज पूछने की और ज़रा मामला समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक सियासी बयानिया भी है जो इसके साथ साथ बन रहा है। तो इमरान खान के इदारों के साथ ताल्लुकात ख़राब होने की वजह है क्या? ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज अतर काज़मी साहब, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब और महमद सरफराज साहिबा हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं। शहजाद, गुफ्तगू आपसे शुरू करना चाहूँगी। खान साहब खुद कहते आए हैं और बड़ी दफ़ा हम लोगों ने भी इसका जिक्र किया कि जितनी इसके साथ अच्छी रिलेशनशिप इस हुकूमत के साथ, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आर्मी ने अच्छी रिलेशनशिप रखी, शायद ये प्रिविलेज बाकी हुकूमतों को नहीं था। तो फिर ऐसा क्या समझते हैं आप हुआ जिसकी वजह से ये ताल्लुकात ख़राब हुए? फवाद चौधरी साहब का जो बयान है, मुझे लगता है वो ज्यादा हकीकत पर मबनी है अगर आप उसका मवाजना करें अमरीकी कॉन्स्पिरेसी के मुकाबले में। इसमें कोई शक नहीं है। 3.5 साल का जब यह आगाज हुआ तो सिविल और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात थे बहुत अच्छे थे, दोनों एक पेज पे थे। बल्कि ये कहा जा सकता है कि जो सियासी मामलात थे उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी मदद की है इमरान खान साहब की हुकूमत की, चाहे वो बिल्स पास करवाना हो या दीगर इशूज हो, उसमें बड़ी उनको सपोर्ट मिली है। क्योंकि ऐसे इशूज थे पाकिस्तान के लिहाज से, चाहे वो फैटेफ का मामला हो या दीगर इशूज हो, जिसपे मामला सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था बल्कि रियासत का था, तो उसमें मदद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है। लेकिन कुछ ऐसे इशूज रहे पिछले 2-3 सालों में जिस पर फौज और आपकी हुकूमत जो है वो एक पेज पे नहीं थी। मिसाल के तौर पे एक तो इशू ये था कि जो परफॉर्मेंसेस थी
वो प्रोमिसेस के मुताबिक नहीं थी, जो वादे किए गए थे उस तरह की तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस नहीं थी, और इसीलिए आपने देखा कि असद उमर को तब्दील भी किया गया बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, और फिर जो हफीज शेख साहब का नाम आया वो भी कहां से फ्लोट किया गया हम सबको पता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर का नाम कहां से आया वो भी हमें मालूम है। तो परफॉर्मेंसेस इश्यूज थे, लेकिन एक और जो इशू था वो बुज़दार साहब का था। बुज़दार साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, और वो दूरियां क्रिएट कर रहे थे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, क्योंकि उनको भी शायद ये लगता था कि 12 करोड़ का सूबा जो है वो उस्मान बुज़दार साहब नहीं चला सकते, ना उनका तजुर्बा है ना उनकी कॉम्पिटेंस है। तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और सिविल हुकूमत एक पेज पे नहीं थे। फिर फॉरेन रिलेशनशिप में भी इशूज थे। एक आपको याद होगा कि मलेशिया का एक समिट था जिसमें इमरान खान साहब ने हामी भर ली थी कि पाकिस्तान शिरकत करेगा, लेकिन बाद में दोस्त ममालिक के एतराज पे पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की। तो उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट का ये नुक्ता नजर था कि जो दोस्त ममालिक हमें फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं उनके खिलाफ एक और ब्लॉक नहीं बनाया जा सकता। चलें आप खिलाफ की बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप एक ब्लॉक बनाएंगे तो दोस्त ममालिक को यह तासुर जाएगा कि उनके खिलाफ ब्लॉक बन रहा है। तो इस पर भी इशूज थे। जो अमेरिका के हवाले से इमरान खान साहब के बयान थे, टीवी इंटरव्यूज थे, वो भी मेरे ख्याल से एक कंसर्न तो था, तशवीश थी, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका का एग्जिट हुआ था, जो उस वक्त रिमार्क्स आए थे इमरान खान साहब के, उससे जो ताल्लुकात थे अमेरिका और पाकिस्तान के वो हर्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है एस्टैब्लिशमेंट को थोड़ी सी तशवीश थी। पाकिस्तान और सिविल क़यादत तो एस्टैब्लिशमेंट आपकी एक पेज पे नहीं थी, लेकिन जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था ना अलीना, वो तो DGISI की अपॉइंटमेंट का मामला था। जब वो नाम आ गया तो उस वक्त सिविल साइड का ये कहना था कि हमसे जो है हम पूछे बगैर नाम दे दिया गया है, जबकि इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का है, और उस पर जो एक डेडलॉक क्रिएट रहा वो तकरीबन 1-1.5 माह तक था। और इसके बाद जब प्रेस रिलीज आई तो DGISI तो वही थे जिनका नाम फौज ने दिया था, लेकिन उसमें बाकायदा प्रेस रिलीज में ये लिखा था कि 3 लोगों के इंटरव्यूज हुए हैं और उसके बाद हमने इनको अपॉइंट किया है। तो मेरे ख्याल से वो ऐसे मोमेंट थी जिसके बाद आप कह सकते हैं कि कभी भी ताल्लुकात सिविल एस्टैब्लिशमेंट के वैसे नहीं रहे जैसे 2018 या 19 में थे। बाकी मैंने जो आपको तवील फहरिस्त गिराई उसमें ऊंच नीच हुई है, लेकिन वो ऐसे मामलात नहीं थे जिसपे इस नहज पे ताल्लुकात पहुंच जाए जिस पर आप ये कह सके कि ऑपोजिशन को एक कॉन्फिडेंस मिला कि शायद अब हम अपना मूव क्रिएट कर सकते हैं, और हुकूमत के अपने वज़रा समझ रहे थे कि काफी हद तक हमने पैचअप कर लिया है, ताल्लुकात बेहतर कर लिए, लेकिन वो उस नौयत के नहीं थे जैसे कि आगाज में थे। तो मुझे लगता है ये अच्छा, लेकिन ये जो शहजादा आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं अतर की तरफ ये लेके जाना चाहूंगी, क्योंकि अतर अभी भी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से 2 आवाजें उठती हुई नजर आती हैं। सियासी बयानिए तो 2 एक जगह, लेकिन ये जो ताल्लुकात ख़राब होने के मामले के ऊपर भी 2 राय नज़र आती है। खान साहब हमें बारहा कहते हुए नज़र आए कि नहीं जी हम तो सेम पेज इंजॉय करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर फवाद चौधरी साहब हंसते खेलते ये बात भी कर जाते हैं। देखिए, उसकी भी एक वजह है। अगर आप देख लें माजी की हुकूमतों के साथ जिस किस्म के ताल्लुकात थे इस्टेब्लिशमेंट के, वो भी हमारे सामने है। यहीं पे डॉन लीक्स हुआ, अब जो डॉन लीक्स के सारे किरदार हैं वो दोबारा एक तरह से हुकूमत में आ चुके हैं। इस वक्त जो आपके मौजूदा वज़ीर दिफा हैं वो माजी करीब में किस किस्म की बातें करते थे फ़ौज के हवाले से, उनकी वीडियोज़ भी आजकल वायरल हुई हुई हैं। तो इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं रही PTI के दौरे हुकूमत में। माजी में हमने देखा जो पिछले आर्मी चीफ थे राहील शरीफ साहब, वो सऊदी अरब जाएं तो नवाज शरीफ परेशान हो जाते थे कि पता नहीं वो क्यों गए में। तो आजकल तो वो दोनों मिल के जाते थे, वहाँ पे बहुत सारे जो फैसले हुए उसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी होता था, सिविलियन हुकूमत का किरदार भी होता था। तो नज़र तो यही आ रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ताल्लुकात बेहतर हैं, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनके ऊपर इख्तलाफात थे। पंजाब के हवाले से इख्तलाफात थे, और मज़ीद चीज़ें जब ख़राब हुई फिर हमने देखा कि जब DGISI की तैनाती का मामला आया उसके ऊपर खुल के इख्तलाफात सामने आए। एक तरफ से ISPR ने अनाउंस कर दिया कि ये नए DGISPR हैं, सिविलियन हुकूमत कहती थी कि अभी हमने तो समरी साइन ही नहीं की, उन्होंने किस तरह अनाउंस कर दिया। तो वहाँ से फिर महसूस हुआ कि इस वक्त ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। तो ये तो कोई इसमें 2 राय नहीं है कि ताल्लुकात में तलखी आई, लेकिन क्या वो इस नौयत की पे आ चुकी थी जिस तरह के माजी में थे, जिस तरह के पीपल्स पार्टी के साथ थे, या फिर जिस तरह के नून लीग के साथ थे। आपको याद होगा कि मेमो गेट स्कैंडल हुआ, नून लीग के दौर में डॉन लीग्स हुई और दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। तो मुझे नहीं लगता कि उस हद तक ख़राब थे, लेकिन अब उनकी हुकूमत का जो खात्मा हुआ है उसके हवाले से मुझे नहीं पता किसका कितना किरदार है, लेकिन नून लीग की अपनी क़यादत और दीगर जो अपोजिशन के लीडर्स थे वो बार बार ये कहते थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हम लेके नहीं आएंगे, इसलिए कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ नहीं देगी वो कामयाब नहीं हो सकती। तो अब किसने इसमें कितना किरदार अदा किया, क्या वजह बनी उनकी हुकूमत के खात्मे का, ये तो इमरान खान साहब और जो अंदर के कुछ कैरेक्टर्स हैं उनको ही पता होगा, लेकिन यकीनन इसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी थोड़ा बहुत तो किरदार होगा।
लेकिन हम जब ये कहते हैं तो इमरान खान तो खुद इसकी नफी कर रहे हैं ना। भट्टी साहब कल रात जो एक ट्विटर स्पेस हुई इमरान खान साहब की, उसमें तो उन्होंने बाकायदा खुद अपने फॉलोअर्स से दरख्वास्त की कि प्लीज़ ये जो सारा मामला है इसमें इदारों को बदनाम ना करें, इदारों को मत घसीटें। अदलिया से मुतल्लिक वो सवालात उठाते रहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पर भी कुछ नहीं जा रहे। और ख़ासकर ये बात, क्या आपको लगता है ये जो अब फवाद चौधरी साहब का इंकशाफ है भट्टी साहब, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आगे मामला किस तरह से टर्न आउट करेंगे? मैडम डिप्टी स्पीकर या मैडम शेख, फवाद चौधरी साहब, आपने इंट्रो में बोला कि हंसते हंसते फवाद चौधरी ने सब कुछ बता दिया। हंसते हंसते वो आए थे, हंसते हंसाते वो उन्होंने हुकूमत की और हंसते हंसते चले गए, बल्कि हंसा हंसा के पेट में इतना उन्होंने पेट में लोट पोट हुए कि हम क्या अब आँखों में आंसू हैं हम सारों के कि वो क्यों चले गए। और हम और फीका पड़ गया उनके बगैर। और ये जो मुल्ज़मान का जुमा बाज़ार लगा हुआ है ना ये पुराने पाकिस्तान में, हमें वो अजीब व गरीब वो पुराना नया पाकिस्तान वी आर मिसिंग। फवाद चौधरी साहब, वी आर मिसिंग यू। मैडम डिप्टी स्पीकर, मैडम शेख, अभी तक इमरान खान को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए और ये इमरान खान की मेहरबानी है इस घड़ी तक कि उन्होंने स्टेज पर नहीं कहा खलाई मखलूक, उन्होंने स्टेज पर नहीं कहा साजिशी अनासर, उन्होंने ख़ुद नहीं कहा सिलेक्टर्स, और उन्होंने कोई उनके हुकूमत में मेमो गेट, कोई डाउन लीक्स या और ट्वीटें और पता नहीं क्या कुछ वो नहीं, उन्होंने खुद नहीं कहा, किसी के थ्रू पैगाम भिजवा दिया। ये सही है। उन्होंने नहीं नॉट एट ऑल, नॉट कोई पैगाम नहीं भिजवाया, कोई पैगाम नहीं भिजवाया, कोई पैगाम नहीं भिजवाया। अगर भिजवाया होता तो मैं आपको बताता। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो नवाज शरीफ साहब ने किया, जो चौधरी साहब ने बैठ के ऑन रिकॉर्ड कहा है कल इंटरव्यू में। ईंट से ईंट, मैं अभी उस पे आ रहा हूँ ना, उस पे आ रहा हूँ। ईंट से ईंट जो जरदारी साहब ने बजाई और जो बिलावल भुट्टो साहब की जमहूरियत जागी हुई थी और जो मरियम नवाज साहबा की वोट की इज्जत दो जागी हुई थी और जो सारा बुराइयों की जड़ फौज थी, वो ये नहीं हो रहा स्टेज पर, और अल्लाह का शुक्र है और ना होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो मुल्ज़मान का जुमा बाज़ार है, इस पे बाद में कि बात शुरू कहाँ से हुई थी? बात शुरू हुई थी, इमरान खान साहब ने कहा था कि जनरल बाजवा न्यूट्रल हैं, डेमोक्रेट जज हैं, जर्नैल हैं। फिर साथ उन्होंने कहा कि फ़ौज तब्दीली के साथ है, फिर आगे कहा कि फ़ौज मेरे मंशूर के साथ है, फिर आगे कहा कि फ़ौज और हम एक पेज पर हैं। फिर अगला एक ऐसा मरहला आया कि जिसमें मेरे कायद ने कहा कि इन सब को पता है मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं। फिर अगला एक मरहला आया कि जब उन्होंने कहा कि दौरान जंग हज़रत उमर ने सिपा सलार खालिद बिन वलीद को तब्दील कर लिया था। फिर अगला एक मरहला आया कि मुझसे अगर कोई इस्तीफ़ा मांगता है तो मैं उसको घर भिजवा देता। और फिर एक ये भी मरहला हमने देखा कि काबीना के वज़ीर हम सारों को ऑफ द रिकॉर्ड कहते थे कि आपका भाई 2028 तक का वज़ीर है। अच्छा, हादसा वाकई एकदम नहीं होता, कुछ तकर्रियाँ थीं, कुछ तबादले थे, हादसा वाकई एकदम नहीं होता। और साईं बुज़दार, KP के महमूद खान और बहुत सारी कमज़ोर तकर्रियाँ, हादसा एकदम नहीं होता। बैरून मुल्क तल्लुकात, अंदरूनी मुल्क हालात। अब जो 11.5 अरब डॉलर पड़ा हुआ है हमारे ख़जाने में, इसमें से 9 अरब UAE, सऊदी अरब और चाइना का है। और ये किस वजह से आया? ये हादसा वाकई एकदम नहीं होता। और कतर से तल्लुकात हों, UAE से तल्लुकात हों, अमेरिका से तल्लुकात हों, सऊदीया से तल्लुकात हों, अफ़गानिस्तान से तल्लुकात हों, हादसा वाकई एकदम नहीं होता। फ़ौज ने कितना काम किया ये भी सबके सामने है। फिर एक साबिक DG ISI ने एक जब वो मुबैना तौर पर इतला दी कि एक हार कहीं चला गया है, नहीं समझ आ रहा। मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपको तो वो पहली बात ही समझ नहीं आ रही कि मैं जुमा बाजार पे क्यों आ गया। अच्छा, तो अब मैं ताल्लुक इस बनाना आपको चाह रहा हूँ कि वो जल्दी से। अच्छा, आगे फॉर एग्जांपल एक साबिक DGI का जो हार का मामला, उस पर DGI तब्दीली पर DGI तकर्री, तो बात शुरू हुई थी 1 पेज से। अब सुनिए जो मैं तल्लुक बना रहा हूं। बात शुरू हुई थी 1 पेज पे, उसमें बहुत सारा अप्स एंड डाउन आए और उन अप्स एंड डाउन को मैनेज नहीं कर पा सके इमरान खान। किस वजह से? कि उनके ख्याल में उनके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तो उस मैनेजमेंट या उसमें उस नाकामी के बाद हालात यहाँ तक पहुँचे। और फिर जब
तकर्री आई DGISI की, और जब सारे लोग वो बात आगे बढ़ी तो उसके बाद फिर सिर्फ इतना कहा गया कि मेहरबानी होगी कि अब आप अपने मामलात खुद संभालें, और फिर वो 4 महीने भी ना संभाल सके। उम्मीद है कि मैंने आपको जहां से मैंने बात टोरी थी किसी मंतकी अंजाम तक मैडम डिप्टी स्पीकर मैं पहुंचा सकाऊंगा। इजाजत दे दे, पाकिस्तान जिंदाबाद ना, क्योंकि दरमियान में तो हम इस तरह से। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। आपके ख्याल में इमरान खान थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो हम ये सोचने लग गए थे कि ठीक है, अगर इमरान खान ने स्टेप्स उठाए ये तो उनका इख्तियार था, वो कर सकते थे, लेकिन फिर मामला कहाँ पर ज़रा तल्ख होना शुरू हुए। हमारे तज्जियाकारों ने अपनी अपनी वजूहत बताई। भट्टी साहब कहते हैं जी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, इसके ऊपर महमल और मज़ीद साहब क्या समझते हैं, एक ब्रेक के बाद जानिए। फवाद चौधरी साहब ने कल इंकशाफ किया एक इंटरव्यू के दौरान के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हैं। इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। महमल, आपका इसके ऊपर कमेंट चाहूँगी, क्योंकि हम तो 3-3.5 साल में यही सुनते रहे कि बड़ा कॉर्डियल रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं आपस में तमाम इदारे और हुकूमत, और अब यहाँ से आगे क्या, वो किस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? क्योंकि अगर एक तरफ ये दावा करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगले इलेक्शन में हम क्लीन स्वीप करेंगे, तो इन मौजूदा हालात के साथ, ख़राब ताल्लुकात के साथ वो मुमकिन होगा? देखिए लीना, पहले तो जो बात है कि ये हुकूमत जो है इसको एक गैर मामूली सपोर्ट किया गया, ये बात तो तय है। वो मीडिया हो, वो बिजनेसमैन के मामलात हो, वो कस्टम्स कंट्रोल हो, वो टैक्स कलेक्शन के मामलात हो, जो भी है एक बेहतर चलाने के लिए हुकूमत को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया। और ऐसी अगर कोई 10% सपोर्ट भी किसी और हुकूमत को मिल जाती तो मामलात बहुत फर्क होते। इधर मसला आया, जिस तरह शहजाद ने भी बात की कि गवर्नेंस का मसला आया। गवर्नेंस पे क्योंकि ये हुकूमत नाकाम हुई तो उसकी वजह से स्टार्ट हुआ ये जो है मामलात खराब होने शुरू। आप देखिए ना, परवेज इलाही साहब जो कि अभी भी PTI के साथ हैं, उनके एलाय हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के अंदर ये बात की थी कि ये अपने एलायज को और अपने लोगों को नैब और FIA के जरिए ब्लैकमेल करते हैं। यानी कि इन्होंने खुद नहीं कभी लोग मैनेज किए, ये इदारों के थ्रू ब्लैकमेल करके उनको मैनेज करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने शाहजेब खानजादा साहब के शो के ऊपर कहा कि हमें तो कभी लेजिस्लेशन वगैरह के लिए खान साहब ने फोन नहीं किया था, हमें तो इदारे ही बताते थे क्या करना है, कहाँ करना है। आप ये देख लें, कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कोई और सिक्योरिटी के मामलात हो, तो उसके ऊपर ब्रीफिंग्स कौन देता था पार्लियामेंटेरियंस को, क्या या ऑपोजिशन को? वजीर आजम साहब आपको आप देख ही लेंगे होते थे कि नहीं होते थे। फिर आप ये देखिए कि क्या वजह थी कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की शहबाज शरीफ साहब कंसिस्टेंटली बात करते रहे। उसकी वजह ये थी कि उन्हें भी एक चीज बता दी गई थी कि ये तो हुकूमत अब है, ये कहीं जा नहीं रही। वो जो जिस तरह भट्टी साहब ने भी 2028 की बात की ना, वो 10 ईयर प्लान की, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चले फिर इनके साथ ही अगर चलना है तो इनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी करके हुकूमत और ऑपोजिशन मिलकर चलाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि इमरान खान साहब जो खुद थे ना, उन्होंने कहा कि मैंने तो ऑपोजिशन के साथ काम नहीं करना, बल्कि मैंने इनको खत्म करना है। अब जब आप गवर्नेंस ना कर रहे हो, मतलब आप देखिए पहले साल के अंदर गालिबन 8 से 9 बिलियन डॉलर जो है वो अपने दोस्त ममालिक से, चाइना, सऊदी अरब, UAE से लेकर, वो भी एस्टैब्लिशमेंट ने किस तरह से निगोशिएट किया, उसके बावजूद भी आप जो है गवर्नमेंट को उस चीज का क्रेडिट मिला, लेकिन आप IMF के पास टाइमली डिसीजन नहीं ले सके। हालांकि फिर आपको गालिबन 5.5 अरब डॉलर जो है वो आपको पंप इन करने पड़े 4 से 5 महीने के अंदर, फिर भी आप नहीं करेंसी को स्टेबलाइज कर सके। तो बाकियों के साथ जो मसाइल होते हैं ना, वो देखिए कोई इंडिया के ऊपर हो गया, कोई चाइना की पॉलिसी हो जाता है, कोई अमेरिका की पॉलिसी पे हो जाता है, कोई डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर हो जाता है। लेकिन यहां पर जो था, ये तो एक 10 साल का पूरा प्लान था कि इनको लेकर चलना, लेकिन इनकी कारकर्दगी जो थी वो पहली चीज हुई क्योंकि ऑप्टिक्स में फंसे रहे कि कट्टे पाल लो, कट्टे बेच दो, मुर्गियां ले लो, फलाना कभी यूनिवर्सिटी बना दो। तो वो जब इतनी इंटरवेंशन के बावजूद भी कौन कितना बोझ उठाएगा, तो इसलिए अभी भी। लेकिन जो लास्ट नेल इन द कॉफिन जिस तरह शहजाद ने की, वो बिल्कुल सही बात है कि वो जो अक्टूबर की तैनाती थी वो लास्ट नेल इन द कॉफिन वो था। और इसमें हालांकि देखिए वो वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब की सवाबदीद होती है, मैं ये बात जरूर कहूंगी कि ऐसी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब की सवाबदीद होती है। लेकिन क्या ये मामला, जो एक बात सवाल उठाया जाता है कि क्या ये मामला असल में सिविलियन सुप्रीमेसी का था और ये एक प्रिंसिपल का था, या ये यही था कि जिस तरीके से आर्म ट्विस्टिंग के जरिए अगर कोई बजट पास कराने हो, कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब लेना था गिलानी साहब वाला, उसके अलावा जो चीजें करनी थी, तो क्या ये उसकी वजह से चाह रहे थे कि कंटिन्यूटी हो। तो लेकिन लास्ट नेल इन द कॉफिन वो तैनाती थी। लेकिन ओवरऑल एक 3.5 साल के अंदर जो बोझ उठाया गया
और एक गवर्नेंस फेलियर इतना बड़ा था जिसमें बुज़दार साहब भी आ जाते हैं, जिसमें 4 फाइनेंस मिनिस्टर्स भी आ जाते हैं और चीजें आ जाती हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। और अभी भी आपने कहा फ्यूचर का होगा, अभी भी देखिए मुझे पता है लिया अगर हुकूमत इनकी दोबारा अहम पॉइंट है। मजहर अब्बास साहब की तरफ लेके चलते हैं। मजहर साहब, क्या आप समझते हैं कि नाकिस कारकर्दगी मतलब फर्क क्या करेंगे? ये मैं जल्दी से फिर वापस आती हूँ, मैं एक राउंड इसके ऊपर, ये बड़ा अहम पॉइंट है, मैं एग्जैक्टली इसी के ऊपर आना चाहती हूँ कि इधर आ भी सकते हैं नहीं। मैं एक राउंड पूरा सबसे करूंगी इसके ऊपर, लेकिन प्लीज मजहर साहब का मुझे कमेंट लेने दे। भट्टी साहब, मजहर साहब, जिस तरह महमल कह रही हैं, आपको क्या लगता है कि नाकिस कारकर्दगी वजह बनी है कि वजीर आजम चले गए हैं, बुज़दार साहब नहीं गए? मजहर साहब, हम भी अब खुशगवार माहौल में आ गए, बुज़दार साहब का जिक्र हो गया, तो ये बता दें कि सिर्फ नाकिस कारकर्दगी की वजह से इतना मलबा था कि बर्दाश्त नहीं हुए, या फिर अभी जैसे भट्टी साहब कह रहे थे ओवर कॉन्फिडेंस, तो सर कॉन्फिडेंस भी तो इन्हीं लोगों ने दिया था ना खान साहब को। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस हो नहीं हो, गलत फैसले करें सही फैसले करें, इशू सिविलियन सुप्रीमेसी का है। मसलन ये कि बुज़दार साहब को हटाना है, किसी और को लाना है, किसी और कोई और तकर्री करनी है, क्या ये सारी ताकत अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री अपनी इस्तेमाल करना चाहे तो उसके खिलाफ जो है वो क्यों हो जाता है? ये क्या ये वन पेज होती क्या चीज़ है? मसला ये है कि आप क्यों एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, दुनिया में कहीं आपने सुना है ये वन पेज वाला थ्योरी? यानी अगर एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अंडर सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इस मुल्क में पार्लियामेंट ही वाहिद इदारा है जिसके अंडर सबको आना चाहिए अगर आपने डेमोक्रेसी रखनी है। नहीं रखनी तो आप अलग बात है, अब वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे कोई बुरी परफॉर्मेंस दे वो अलग चीज़ है। मसलन ये है कि 6 गवर्नमेंट्स में आपको बता सकता हूं कि पिछली 6 गवर्नमेंट्स जो गई हैं वो कहीं ना कहीं आपको यही इशू नज़र आएगा। अब ये एक आइडियल गवर्नमेंट इस लिहाज से थी कि ये बिल्कुल ऐसा आया था कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप बिल्कुल जो है वो स्मूथली चले जाएंगे, लेकिन वही प्रॉब्लम्स आई। अगर आज साबिक वफाकी वजीर इत्तलात और इमरान खान के तर्जुमान ये बात कहें कि हम अगर गए हैं तो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से गए हैं, तो ये बड़ा संजीदा सवाल है। ये इतना ऐसा सवाल नहीं है कि इसको एक स्वीपिंग उसमें हम जो है वो कर दें कि जी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट का, चाहे आप उसे सिलेक्टेड कहें कुछ भी कहें, किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट का इस तरीके से जाना और उसकी बुनियाद पे ये कहना कि इस वजह से गए हैं, इस वजह से गई है कोई हुकूमत, सर वो किस वजह से गए वो भी तो वाज़ेह नहीं हो रही ना, उससे मुतालिक भी हमें मुख्तलिफ आरा सामने आती है। शहजाद नहीं, क्यों नहीं वाज़ेह हो रही? क्यों नहीं वाज़ेह हो रही? अच्छा जी अलीना, मेरे ख्याल से ये जो बात की मजहर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट की है जी शहजाद, कि सिविलियन सुप्रीमेसी में सारे फैसले जमहूरी हुकूमत को करने चाहिए, कैबिनेट को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को करने चाहिए, चाहे वो DGISA की अपॉइंटमेंट का मामला हो, उस्मान बुज़दार को वो रखना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है, अच्छे हैं बुरे हैं उनकी मर्जी है, ये उनका इख्तियार है, ये फैसले उन्हीं को करने देने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इमरान खान साहब ने खुद अपने साथ, अपनी हुकूमत के साथ ज्यादती की है, उन्होंने बहुत सारी स्पेस लूज की है। जैसे हमारे एक डिबेट होती है ना कि एक पावर बैलेंस होता है, सिविलियन कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा पावर वो ले, एस्टैब्लिशमेंट से थोड़ा सा पावर ले, वो कोशिश नहीं, वो उलट हो गया यहाँ पर। अब क्या, एक तो हमने कहा कि बहुत सारे बिल्स पास करवाने में उनकी मदद चाहिए होती थी अगर फैटफ जैसा कोई इशू है। दूसरा, मुझे याद है मैं इमरान खान साहब के साथ, ये 2019 या 20 की बात है, मैंने उनसे ये सवाल किया कि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए थे, मैंने कहा खान साहब आप यहाँ बैठे हुए, कल एक मीटिंग हुई है बिजनेस कम्युनिटी, पाकिस्तान के माशी मसाइल को लेके, बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को लेके, जनरल बाजवा के पास वो मौजूद थे, वहां पे ब्रीफिंग हुई है, बातचीत हुई है, तो आपको ये बात खटकती नहीं है? क्योंकि ये वो मामला है बिजनेस कम्युनिटी को तो आपसे मिलना चाहिए। तो खान साहब ने कहा कि तमाम इदारे जो हैं इस मुल्क में वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, हमारे किसी इदारे की कैपेसिटी नहीं है, सिर्फ एक इदारा है जिसके पास कैपेसिटी है, कॉम्पिटेंस है, वो है फौज का इदारा। इसलिए मुझे कोई इशू नहीं है कि बिजनेस कम्युनिटी अगर अपने मसाइल हल करने के लिए फौज से जाके मिलती है, उनसे मुलाकात करती है, उनसे मसाइल हल करने की दरख्वास्त करती है, मुझे कोई इशू नहीं है। ये इमरान खान साहब ने कहा, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था इस बात पे कि अगर आप इस तरीके से स्पेस लूज करेंगे तो फिर एक वक्त आएगा जो अपॉइंटमेंट्स आपने करनी है उसमें फिर मदाखलत होगी, फिर आपकी जो से होनी चाहिए वो नहीं होगी, क्योंकि आप खुद स्पेस लूज कर रहे हैं। इत्तेहादियों को मनाना है तो आप दूसरों को आगे कर देते हैं, आप अपनी पॉलिटिक्स नहीं करते, आपने बिल पास कराने आप दूसरों को आगे कर देते हैं, बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल है आप उनको कहते हैं कि आप वहां जाके डील करें। अगर आप इस सेटअप से कंफर्टेबल रहेंगे
तो फिर नतीजा यही होगा कि किसी ना किसी बात पर जो आपका इख्तियार होगा, आप जब अपना स्टेप फॉरवर्ड करना चाहेंगे, आपको नहीं करने दिया जाएगा, वहां पे लड़ाई होगी। एक बात, शायद मुझे मौका ना मिले दोबारा प्रोग्राम में अलीना, लेकिन एक बात मैं करना चाहूंगा। अभी शुरू में जो आपने इब्तिदाई बताया, जिसमें आपने बताया कि इमरान खान साहब क्या कहते थे, जनरल बाजवा के हवाले से क्या कहते थे, नवाज शरीफ की क्यों लड़ाई होती है एस्टैब्लिशमेंट से, इसके भी आपने शॉर्ट सुनाए। लेकिन हमें थोड़ा सा जो है ना, और मेरी अपील है कि हम बैलेंस करके इसको चले, इस लिहाज से कि दो तरफ ये हुआ है। एक तरफ इमरान खान साहब के क्या शॉर्ट थे और आज ये क्या तासुर दे रहे हैं। इमरान खान खुद तो अभी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन तासुर क्या कह रहे हैं या उनके ट्रोल्स क्या कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि आज जो हुकूमत में है, वो जब ऑपोजिशन में थे, वो उस वक्त क्या बात कर रहे थे। वो कह रहे थे हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारा मुकाबला पपेटियर्स से है, उन पपेट्स को लाने वालों से है, मास्टर्स से हमारा मुकाबला। आज वो गुफ्तो शनीद आपको सुनाई देती है, ठीक है, उस पर मुकम्मल खामोशी है। तो ये जरा बताइए कि क्या हो रहा है। एक सियासी पार्टी अपने आप को जब दूर करती है तो दूसरी अलाइन कर लेती है उनको अपने साथ, फिर दूसरी पार्टी की बारी आती है, उनके ताल्लुकात खराब होते हैं तो तीसरी पार्टी अपने आप को अलाइन कर लेती है। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है, इसको आप नहीं एड्रेस करेंगे तो हम सिर्फ बयानात सुनाते रहेंगे कि फला का बयान सुन लो, आज वो ये कहता था, कल वो ये कहता था। आप सुनाइए ना जरा 2019-20 में किस किस्म का लबो लहजा था उस वक्त नवाज शरीफ का। चले उनके सुनवा सकते, मरीम नवाज कहती थी हमारा तो मुकाबला नहीं है इससे, जिससे मुकाबला है उसको हम देख लेंगे। आज वो मुकाबला खत्म हो चुका है, वो मुकाबला डेड है। मुकाबला सिर्फ इमरान खान से है, जिसके खिलाफ मुकाबला करने निकले थे, वो मुकाबला अब कहीं आपको नहीं नजर आएगा। मसला यही है, जब भी हम ये कॉन्वर्सेशन खोलते हैं तो जो सारा का सारा मामला के यही इसी नुक्ते के ऊपर आके अटक सा जाता है कि अपने अपने मफादात के लिए फिर हर कोई सामने आता है और फिर बातें करता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है और फिर यहाँ से आगे रास्ता क्या है, इसके ऊपर जरा बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फवाद चौधरी के इंकशाफ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अथर, आपकी तरफ आना चाहूंगी और ज़रा मुख्तसरन अगर तमाम एनालिस्ट से यही सवाल हो सके कि अब यहाँ से आगे वो क्या देख रहे हैं। क्या इस तरह से इमरान खान जो अगले इलेक्शंस में क्लीन स्वीप करने का दावा रखते हैं या एक स्पेस क्लेम करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, और क्या उनको अवाम की उसी तरह से हिमायत हासिल होगी इसी बयानिए के साथ, इसी सेंटिमेंट के साथ? अथर, जहाँ तक हुकूमत के खात्मे का ताल्लुक है, एस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर तो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन बंदे किसने तोड़े, बंदे कहाँ पे बैठे थे, सिंध हाउस कोई किस जगह पे था, एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाउस था। तो जिन लोगों ने इसमें किरदार अदा किया है उनके किरदार को भी उजागर करना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे आपके सियासतदानों ने ये हुकूमत गिराई और उसके साथ साथ अगर उस रात को अदालतें ना खुलती तो इमरान खान की हुकूमत ने नहीं गिरना था। तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट नहीं, बहुत सारे किरदार हैं जिनके हवाले से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो इसमें मेन किरदार है वो उन लोगों का है जो ये कहते थे कि जी हम सिविलियन सुप्रीमेसी पे मानते हैं, हम वोट की इज़्ज़त का जो बयानिया है वो हमारा बयानिया है। लेकिन आखिर में किस तरह वोट, पंजाब असेंबली में भी आपने देखा, वफाक में भी आपने देखा और फिर आपने कश्मीर में भी देखा कि हर जगह पे सियासी मुदाखलत के साथ साथ अदालती मुदाखलत भी हुई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें भुलाना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ ये बड़ा दिलचस्प भी है क्योंकि अभी शेख रशीद साहब भी कुछ दिनों पहले ये कह रहे थे कि पहले उन्होंने भी ताल्लुकात सही किए तो फिर हम भी ताल्लुकात सही कर लेंगे अब आने वाले इलेक्शंस के लिए। तो सबको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। पीटीआई से क्या तवक्को आते हैं बात की? देखिए, आपने अगर रियासत के अंदर रहना है तो रियासत के सारे सतून मिल के चलते हैं, ताल्लुकात तो बेहतर होने चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर आपने डेमोक्रेसी भी चलानी है और फिर आप ये भी कहें कि फैसले कहीं और पे होंगे, हमें इस चीज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भाई ये कौन सी जमहूरियत है, वो उस्मान बुज़दार को लगाएं या इरशाद भट्टी साहब को लगाएं पंजाब में, ये इस पर तो कोई इतराज़ नहीं कर सकते ना, किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये जमहूरी हुकूमत का फैसला है। अथर, ये रिपीट करो दोबारा। जी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि वफाक में भी भट्टी साहब को अगर लगा दें खान साहब तो कौन चैलेंज कर सकता है उसको। ये भट्टी साहब, चल भट्टी साहब ज़ालिमो, ऐसी जमहूरियत कब आएगी जिसमें ये जो अतर साहब बात कर रहे हैं ये फैसले इंप्लीमेंट हो गए? वो जमहूरियत किधर है? मैं ढूंढता फिर रहा हूँ। यहाँ तो है कि 3 साल पहले, 3.5 साल पहले तो यही दावा होके आया था ना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, जासलवी जरदारी, बिलावल भुट्टो, कहीं इरशाद भट्टी नहीं है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, मरियम, जुनेद, कहीं इरशाद नहीं है। यार इरशाद को भी कहीं घुसाओ। अच्छा, बात ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दो बड़ी मैडम शेख इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो ये है कि फवाद चौधरी साहब के बयान का जो एक एंगल हम भूल गए हैं वो ये है, उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात खराब ना होते तो हुकूमत में होते। मतलब क्या फिर अमेरिका पूरी साजिश कर भी लेता तो फिर भी ये हुकूमत से ना निकलते? फवाद चौधरी साहब से सवाल ये है।
मतलब ये अमरीकी साजिश से बड़ा यानी अमरीकी साजिश माइनस हो जाती है अगर इस्टेब्लिशमेंट से इनके ताल्लुकात ख़राब ना होते। तो मतलब ये है कि अमरीकी साजिश पीछे रह गई और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात आगे आ गए। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर ये हुकूमत जो आज की है ये अगर चुप भी कर जाए तो इमरान खान साहब का जो बयानिया है, इमरान खान साहब के अपने लोग तबाह बर्बाद कर देंगे, चंद दिन उनको बोलने दें। दूसरी बात यह है मैडम शेख कि ये जो 2-3 लफ्ज हम बड़े रट लिए हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी, जमहूरियत, तो वोट को इज्जत दो, तो यार खुदा का खौफ करो। कोई सिविलियन सुप्रीमेसी पर अमल कोई यकीन रखने वाला होगा तो वो करवाएगा ना सिविलियन सुप्रीमेसी। जमहूरियत, कोई जमहूरियत वाला होगा असल जमहूरियत पसंद तो जमहूरियत का मुकदमा लड़ेगा ना। वोट को इज्जत दो पे यकीन रखने वाला होगा तो वोट को इज्जत दो। ये मरियम नवाज की किधर गई वोट को इज्जत दो? अलीम खान ग्रुप और तरीन ग्रुप पर होटल, और ये हमजा शहबाज वजीर आला, और ये जो हम मेरे जमानती वजीर आजम हैं, ये तो कह रहे थे 2018 से पहले मैं इलेक्शन थे 1 महीना पहले मैं वजीर आजम बन चुका था, मैंने काबीना के नाम फाइनल कर लिए। तो वो कहाँ किए थे? ये है जमहूरियत और सिविलियन सुप्रीमेसी। तो खुदा के लिए ये इनमें से कोई भी ना जमहूरियत पसंद है ना ये जाली लोग हैं, ये जाली लोग हैं। इन्होंने जमहूरियत और सिविलियन सुप्रीमेसी का नाम इस्तेमाल करते हैं। अगर उनकी कारकर्दगी सही होती तो 5 साल पूरे करते, जैसे दावे कर रहे थे 10 साल भी पूरे करते। मैडम शेख, इनको वो एक अलहदा डिबेट है, 10 साल पूरे कराएं, 15 साल पूरे कराएं, सारों को पूरे करने चाहिए, वो अलहदा डिबेट है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ये जाली लोग हैं, इनका जमहूरियत से कोई लेना देना नहीं, इनका सिविलियन सुप्रीमेसी से कोई लेना देना नहीं, ये इनका वोट की इज्जत दो से कोई लेना देना नहीं। ये वो है, आप पिशावर की बस में बैठ के लाहौर जा रहे हैं और चले भट्टी साहब ने वही कहना, भट्टी साहब ने उससे आगे नहीं निकला। मेमल आप जल्दी से मुझे बता दें आगे आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किकर के पार्टी से क्या अंगूर नहीं उगते मैडम शेख, आते आप ना माने, आपकी मेहरबानी होगी ना माने। और दूसरा बात ये तुम्बे के इनमें दवाने नहीं लगेंगे। भट्टी साहब इतने जबरदस्त तरीके से शहजाद ने सब कुछ समझाया, उसके बाद भी हम वहीं पे पीछे बातें करें ना, आगे थोड़ा सा आ जाते हैं। नहीं, शहजाद साहब ने आपको जबरदस्त समझाया, आपको जो पसंद है शहजाद साहब, तो अब मैं क्या करूं? क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, आपने क्या बोला है? सच्ची बात है भट्टी साहब के जी महमल, जी महमल, मैंने कहा आप सवाल रिपीट करते, मुझे नहीं समझ रहा है। भट्टी साहब ने इतना बोले कि कहां नहीं रह गए। महमल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप आगे के लिए क्या तवक्कुआत रख रही हैं? फवाद चौधरी का एक तरफ ये बयान, दूसरी तरफ एक और बयानिया जो ये लोग बना रहे हैं, आगे किस तरह से मामला को टर्न आउट होता हुआ देख रही हैं सियासी महाज पर? देखिए अलीना, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर जमात है, इसमें ऐसी कोई दो राय नहीं है। वो पूरे मुल्क के अंदर उनकी एक जो है वो रीच भी है, उनके लोग भी हैं, उनकी हुकूमतें इस वक्त 2 पहले सूबों के अंदर थी, तो अब एक सूबे के अंदर है। तो ये चीज है कि वो इस तरह नहीं, कोई राइट ऑफ तो नहीं उनको कर सकता। खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। असल चीज ये है कि एक तो ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा क्या होता है, क्या इलेक्शन अगले 6 महीनों में होते हैं। पीटीआई और इवन मौलाना भी जल्दी इलेक्शन जो है वो डिमांड कर रहे हैं। अभी जो मियां साहब के साथ भी बिलावल साहब की मुलाकात हुई, उसके अंदर भी ये बातें भी पूछी जा रही है कि क्या ये सेटअप कितनी देर चलाना है, कैसे चलाना है, इसके अंदर क्या क्या चीजें, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं 6 महीने, कुछ लोग कह रहे हैं हो सकते हैं साल, क्योंकि इकोनॉमी की इस हालत के अंदर है कि शायद इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो इतना वो IMF के साथ और जो दोस्त माले के साथ हमारे माशी मसले हैं वो शायद उस पर ना कर सके काम, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए जरूरी है। अब ये हमें नहीं पता, तो अभी आगे देखना पड़ेगा जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं कि मामला किस तरफ बैठता है ये ऊंट। आपको आने वाले दिनों में भी तज्जिए तबसरों से आगाह रखेंगे और मामला जिस तरह से टर्न आउट करेगा ऑब्वियसली उसके ऊपर भी हमारी नज़र। हमें अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा सोशल मीडिया पर। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।